जय हिंद बच्चों, मैं हूं आपका होस्ट मिराज और आज हम क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 सत्ता की साझेदारी को पढ़ने जा रहे हैं। सत्ता की साझेदारी। पहले इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं कि यार सत्ता की साझेदारी होती क्या। देखिए, सत्ता का मतलब होता है पावर, शक्ति, और साझेदारी का मतलब होता है बंटवारा। यानी इसका मतलब क्या बना कि शक्तियों का बंटवारा ही सत्ता की साझेदारी कहलाता है। अब सवाल आता है कैसी शक्ति। देखिए, एक देश में जो सारी शक्ति होती है वो होती है सरकार के पास। अगर सरकार के पास शक्ति है और सरकार के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे भारत में क्या है, न्यायपालिका है, विधायिका है, कार्यपालिका, और सबके पास अपनी अलग अलग शक्ति है। वैसे किसी भी देश में अगर शक्तियों का बंटवारा यानी सरकार में भी अलग अलग संस्था यानी अलग अलग ग्रुप के पास पावर रहे सरकार के अंदर, तो उसे शक्तियों का बंटवारा कहते हैं या सत्ता की साझेदारी। अब भारतीय सरकार में क्या है कि यहाँ पे हर तरीके के लोग हैं, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, हर तरीके के धर्म, हर तरीके की जाति, हर भाषा बोलने वाले सब है पावर में। ठीक है। वहीं दुनिया में बहुत सी ऐसे देश है जहां पर किसी विशेष धर्म या किसी विशेष जाति के पास सारी शक्ति है, और उस देश में जो दूसरे धर्म या जाति के लोग रह रहे हैं उनको शक्ति ना के बराबर है उनके पास। ठीक है। इसी में आगे हम पढ़ेंगे बेल्जियम के बारे में, श्रीलंका के बारे में, सीरिया के बारे में थोड़ा सा, फिर आगे पढ़ेंगे सत्ता के साथ साझेदारी जरूरत क्यों है, ये सब, और सत्ता की साझेदारी कितने प्रकार की होती है। ठीक है। फिलहाल एक इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो क्या है सत्ता की साझेदारी? जैसे मैंने अभी बताया, सत्ता की साझेदारी का अर्थ है शक्तियों का बंटवारा, यानी जो पावर है उनका डिवाइडेशन। ठीक है। दूसरा है श्रीलंका की कहानी। चलो, कहानी शुरू होती है यहाँ से आपकी, श्रीलंका की कहानी। देखिए, श्रीलंका भारत के दक्षिण में एक देश है जिसको श्रीलंका कहते हैं। 1948 तक यहाँ पे ब्रिटिशियर्स यानी ब्रिटेन का राज था। 1948 में क्या होता है कि ब्रिटिश लोग श्रीलंका को छोड़ के चले जाते हैं और श्रीलंका को आज़ादी मिलती है। 1956 1956 में श्रीलंका का जो संविधान है, संविधान किसका? श्रीलंका का, श्रीलंका का, वो बन के तैयार होता है संविधान। वो बन के क्या होता है? तैयार होता है। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। श्रीलंका का जब संविधान बना तो जो श्रीलंका में तब दो तरह के लोग रहते थे। एक रहते थे सिंहली, एक रहते थे सिंहली, सिंहली, ठीक है, सिंहली, और दूसरे रहते थे तमिल। तो दोनों में अंतर क्या? सिंहली लोग वो होते थे जो श्रीलंका में बहुत, मतलब जिन्होंने श्रीलंका में शुरुआत से रहना शुरू करा, यानी हजारों सालों से, उन्हें वहां पे सिंहली कहते थे। श्रीलंका सिंहली। ठीक है। तमिल लोग कौन होते? देखिए, जब अंग्रेजी लोग भारत में आए थे और जब वो श्रीलंका में भी गए थे तो वो लोग रोपण कृषि करते थे। श्रीलंका और भारत में दोनों तरफ रोपण कृषि में जैसे आता है चाय की खेती, कॉफी की खेती, रबड़ की खेती, ये सब खेती करते थे। तो श्रीलंका में चाय की खेती बहुत होती थी। बात क्या है कि जब श्रीलंका में वो खेती करते थे तो उन्हें थोड़ी मजदूरों की कमी पड़ गई थी। तो उन्होंने क्या करते कि तमिलों से, जो भारत में जो तमिल लोग रह रहे थे तमिलनाडु में, उनको वो वहां से श्रीलंका लेकर वहां पे जाकर उन्होंने वहां के बागानों में यानी चाय के बागानों में काम करवाना शुरू कर दिया। ठीक है। और ऑफकोर्स तमिल और श्रीलंका के बीच में ज्यादा गैप नहीं, बिल्कुल पास में ही है। और वहां पे जब ये तमिल लोग पहुंचे तो फिर वो वहीं बस गए, धीरे धीरे उनको काम मिलने लगा, वहीं बस गए, फिर उनके बच्चे बसने लगे। लेकिन जब आजादी श्रीलंका को मिली तो उन्होंने तमिलों से कहा कि भाई आप कौन हो? आप हो विदेशी। आप क्या हो? आप अब विदेशी हो, और विदेशी होने के नाते आपको किसी भी तरह की कोई शक्ति नहीं दी जाएगी। वो तो चमक गए। मतलब चमक गए का मतलब होता है कि बिल्कुल शॉक हो गए कि भाई हम विदेशी कैसे हो गए, हमारा जन्म तो यहाँ हुआ है। तो बोले ना ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जन्म कहीं भी हो। असल में ये है कि आपके जो दादा परदादा थे वो इंडिया से आए थे, तो इस हिसाब से विदेशी और श्रीलंका के मूल निवासी हम हैं, तो हम जैसा कहेंगे वैसा श्रीलंका में होगा। बोले ये क्या बात हुई? बोले यही बात हुई और ऐसे ही चलेगा। तो उन्होंने क्या करा, श्रीलंकनों ने यानी सिंहली ने, श्रीलंका मतलब मेरा सिंहली, उन्होंने क्या करा कि बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय धर्म बना दिया, क्योंकि सिंहली जो लोग थे वो बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे यानी बौद्ध धर्म को मानते थे। उन्होंने कहा भैया हमारा जो राष्ट्रीय धर्म है बौद्ध धर्म है। जैसे सऊदी अरब में मुस्लिम धर्म है, ब्रिटेन वगैरह से क्रिश्चियनिटी है वहां पर, यानी ईसाई धर्म है। ठीक है। आप यहाँ क्या कहते हैं इसराइल चले जाओ, वहां पे यहूदी धर्म है। तो इन्होंने कहा नहीं, हमारा जो राष्ट्रीय धर्म है वो है बौद्ध धर्म, और आपको बौद्ध धर्म मानना पड़ेगा। अब देखिए भारत में कितनी अच्छी बात है, भारत में किसी भी धर्म को संविधान के द्वारा कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। भारत में सभी धर्म संविधान के सामने बराबर है। ठीक है। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, बट सारे धर्म बराबर है। बट श्रीलंका में ऐसा नहीं है। श्रीलंका में कहा कि भैया आपको मानना पड़ेगा बौद्ध धर्म, मानना ही पड़ेगा। दूसरा क्या कर कि जो सिंहली को, एक उनकी जो भाषा थी सिंहली, उनको राष्ट्रीय भाषा कर दिया।
यानी जो भी सरकारी कामकाज चलेगा सब सिंहली भाषा में। आप तमिल बोल ले, अंग्रेजी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिंहली बोलनी ही पड़ेगी और सिंहली पढ़ना पड़ेगा। ये क्योंकि वहां पे राष्ट्रीय धर्म उन्होंने घोषित कर दिया, जबकि भारत में ऐसा कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, राष्ट्रीय धर्म नहीं, सॉरी, राष्ट्रीय भाषा, जबकि भारत में ऐसा कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, तो दूसरा इनको लेके फिर ऑफ कोर्स देखिए इतना कुछ होगा तो तमिलों को थोड़ा फर्क पड़ेगा। हाँ, तमिलों को थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा थोड़ा उनको बस अलगाव की भावना बोले थोड़ा थोड़ा अलग होने लगे। तमिलों के बीच में, श्रीलंकन के बीच में जो सिंहली थे उनके बीच में गैप बढ़ने लगा, दूरियां बढ़ने लगी। अगला क्या हुआ, देश की सारी शक्ति सिंहली द्वारा अपने पास रखना। सिंहली ने कहा क्या करें कि जितने भी देश की शक्ति, चाहे राष्ट्रपति कौन बनेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, गवर्नर कौन बनेगा, बड़े बड़े अधिकारी कौन बनेंगे, जैसे हमारे यहाँ पे आईएएस आईपीएस होते हैं उस तरीके के वहां पे ऑफिसर्स भी होते हैं, तो वो कौन बनेगा, उन्होंने कहा भैया सारे के सारे बनेंगे, सरकार प्रशासन सब बनेंगे सिंहली। तमिल कुछ नहीं कर पाएंगे। सरकारी जो स्कूल है वहां भी पहले सिंहलियों को एडमिशन मिलेगा, सिंहली के बच्चों को ज्यादा क्या कहते हैं कंसेशन यानी ज्यादा छूट मिलेगी, तमिल को ज्यादा नहीं मिलेगी। यानी एक तरीके से तमिल लोग वहां पे विदेशियों की तरह रहने लगे थे। तो धीरे धीरे जो सिंहली और तमिल के बीच में जो फासला था वो और बढ़ने लगा और धीरे धीरे बढ़ता ही गया। और धीरे धीरे जो तमिल है वो अपने आप को असहाय, असहाय का मतलब है एक तरीके से आइसोलेट महसूस करने लगे कि हम बिल्कुल अलग हो गए और हमारे देश में हम एक तरीके से बिल्कुल हटा दिया गया, जैसे हम कहीं बाहर से आए हो, जैसे कोई हम मेहमान हो और हमें कुछ भी अधिकार नहीं मिला। तो यहाँ से जो विवाद है वो शुरू होता है। ठीक है, विवाद के जो कारण है वो यहीं से शुरू होता है। कहाँ से, बौद्ध धर्म और ये सब जो। ठीक है, इसके बाद आगे बताएंगे ठीक है कि किस तरीके से फिर श्रीलंका में जो तमिल थे उन्होंने सिंहलियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और फिर वहां पे एक आतंकवादी संगठन ही कहें या विद्रोह संगठन जो भी कह लो, तमिल का था एक, ठीक है, जिसको लिट्टे कहा जाता है, उसका जन्म हुआ। देखिए तमिल लोगों के साथ इतना कुछ हुआ तो कुछ ना कुछ तो उनके तरफ से रिएक्शन भी आएगा, क्योंकि उनको ना तो अधिकार दिए गए ना कुछ कुछ भी नहीं, और देश के अंदर ही वो एक तरीके से क्या हो गए, वो देश के अंदर एक तरीके से विदेशी बन गए। तो तमिल लोगों ने क्या करा कि धीरे धीरे गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू करा। उन्होंने क्या बोला कि देखिए सरकार के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू करा, और ये जो विरोध प्रदर्शन का मतलब यूं मान लीजिए कि एक तरीके का आंदोलन कि गवर्नमेंट के खिलाफ कि देखिए हमें बराबर का अधिकार दीजिए, इसको लेकर। तो धीरे धीरे ये जो प्रदर्शन था ये गृह युद्ध में बदलने लगा। गृह युद्ध मतलब सिविल वॉर। सिविल वॉर में क्या होता है कि एक ही देश के अंदर गवर्नमेंट की एक अपनी आर्मी होती है और एक दूसरे जो उनसे लड़ते हैं उनकी अपनी आर्मी होती है, दोनों ही आर्मी आपस में लड़ते हैं, इसे ही सिविल वॉर कहा जाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे ये जो विरोध प्रदर्शन था ये किसमें बदल गया, ये सीधा बदल गया सिविल वॉर, सिविल वॉर यानी गृह युद्ध में। ठीक है, अब विरोध प्रदर्शन इतना ज्यादा हो गया और साथ में इनकी एक और मांग थी कि देखिए हमें श्रीलंका में अगर बराबर का अधिकार नहीं दे सकते, ठीक है कोई बात नहीं, आप हमें श्रीलंका का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है उसको जाफना कहते हैं, वो आप हमें दे दीजिए और हम वहां पे एक तमिलों के लिए, वहां के जो तमिल है उनके लिए एक देश बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे हम तमिललैंड। तो गवर्नमेंट ने इसको भी नहीं माना। जब गवर्नमेंट ने इस बात को भी नहीं माना तो जो श्रीलंका के कुछ लोग थे जिनका ये मानना था कि गवर्नमेंट से बात नहीं बनेगी, हमें गवर्नमेंट के खिलाफ हथियार उठाने पड़ेंगे, तो उन्होंने आगे जगह क्या करा कि श्रीलंका में सिविल वॉर की शुरुआत करी और इन्होंने अपने ग्रुप का नाम रखा लिट्टे। ठीक है, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम इसकी फुल फॉर्म है। इन्होंने अपने ग्रुप का नाम रख दिया लिट्टे और ये से श्रीलंका के साथ लड़ने लगे। तो तब से लड़ाई होते हुए 2009 तक, 2009 तक ये लड़ाई चली और 2009 में फाइनली ये लड़ाई खत्म हो गई, क्योंकि जो लिट्टे का जो हेड था वो मारा गया 2009 में, मतलब 2009 में, और ये लड़ाई वहां पे खत्म हो गई। आज के समय अगर मैं श्रीलंका की बात करूं तो फिलहाल श्रीलंका में तमिल और सिंहली का वैसा कोई अब विवाद नहीं है, कि दोनों ने अब एक तरीके से आपस में दोनों की जनता ने समझौता कर लिया, तमिलों ने भी और श्रीलंकन ने भी। लेकिन अभी वहां पे इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहा है, मतलब वहां पे भी अर्थव्यवस्था बहुत गिरी हुई है, अभी प्रॉब्लम वो है। ठीक है, तो ये था पूरा श्रीलंका। तो आपने देखा कैसे एक जाति के हाथ में यानी एक सारी पावर आ जाने के बाद कैसे वो जो देश था वो धीरे धीरे सिविल वॉर के आग में चला गया। अब इसके बाद हम देखेंगे बेल्जियम की कहानी। बेल्जियम में क्या होता है कि सिविल वॉर नहीं होता, बेल्जियम में भी विवाद होने वाला होता है, लेकिन ये सिविल वॉर की शक्ल नहीं देता। देखिए हमने अभी श्रीलंका के बारे में पढ़ा जहां पे गृह युद्ध शुरू हो गया था, क्योंकि वहां की जो गवर्नमेंट थी या फिर वहां की जो सत्ता थी जिसके पास, उन्होंने इस प्रॉब्लम को यानी जो तमिल और सिंहली वाले जो प्रॉब्लम उन्होंने उसको ढंग से शॉर्ट आउट नहीं कर पाए, मतलब ढंग से उसको समाधान उसका नहीं निकाल पाए। अब ऐसी एक सिमिलर से कहानी शुरू होती है बेल्जियम में। अब देखिए बेल्जियम एक देश है यूरोप का, ठीक है, और इसकी राजधानी का नाम है ब्रुसेल्स। ठीक है, अब बेल्जियम के साथ क्या है कि यहाँ पे मुख्य तौर पर तीन तरह के लोग, भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। पहला है वो है डच,
यहाँ पे डच भाषा बोलने वाले जो लोग हैं उनकी जनसंख्या है 59%, फ्रेंच भाषा बोलने वाले 40%, जर्मन भाषा बोलने वाले मात्र 1% लोग रहते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए जो डच भाषा बोलने वाले ये हो गए बहुसंख्यक यानी मेजोरिटी में ये हो गए, और फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले हो गए अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी में हो गए। ठीक है, अब अगर इसकी राजधानी ब्रुसेल्स की बात करें तो ये तो मैंने पूरे देश की बताई। अब राजधानी में जो है, राजधानी में 80% लोग फ्रेंच है, यानी राजधानी में कुल जितनी भी जनसंख्या है उसके 80% फ्रेंच भाषा बोलने वाले और 20% डच भाषा बोलने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके की सिनेरियो है, एक तो है पूरे देश का और एक है राजधानी का। अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। जो बेल्जियम में जो डच भाषा बोलने वाले लोग हैं इनकी जनसंख्या 59% है, मैंने बताया, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि आर्थिक रूप से थोड़े से कमजोर है। वही जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं उनकी जनसंख्या 40% है, बट बात ये है ना उनके साथ इंटरेस्टिंग कि वो आर्थिक रूप से मजबूत है। अब फ्रेंच भाषा जो बोलने वाले उनका राजनीति में और आर्थिक में दोनों में दबदबा था। मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या। राजनीति का कहने का मतलब है कि सरकार के नियम क्या होंगे, सरकार कैसे बनेगी, यानी सरकार के कामकाज में और सरकार के जो नीतियां होती है, जो नियम कानून होते हैं, वहां पर कहीं ना कहीं जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग थे उनका थोड़ा सा दबदबा था, थोड़ा सा उनकी दखल अंदाजी थी मान लीजिए। और कई बार जो नियम ऐसे बनते थे बेल्जियम की सरकार के द्वारा, वो कई बार जो फ्रेंच अमीर लोग हैं उनके फेवर में यानी उनके पक्ष में नियम बनते थे। तो धीरे धीरे जो डच भाषा बोलने वाले लोग थे, जो डच भाषा डच बोलते थे, वो धीरे धीरे क्या होने लगे, अपने आप को वो भी क्या मानने लगे, कमजोर मानने लगे। क्या मानने लगे, कमजोर, कि यार भले हम जनसंख्या में ज्यादा है लेकिन धीरे धीरे हम कमजोर हो रहे हैं, क्योंकि पैसा राजनीति सब धीरे धीरे किसके तरफ जा रही है, फ्रेंच वालों के पास। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या होता है, 1960 से 1970 के बीच में दोनों के बीच में टेंशन जो होती है ना, मतलब ये जो तनाव होता है कि पावर किसके पास रहेगी, सत्ता किसके पास रहेगी, दोनों के बीच में तनाव बढ़ता रहता है। और ये रहता है कि हो सकता है अब सिविल वॉर शुरू हो जाए जैसा श्रीलंका में हुआ था। और रही बात जर्मन की, तो जर्मन में इसका कुछ खास, जो जर्मन भाषा बोलने वाले लोग थे उनका कुछ खास योगदान नहीं है इसमें। ठीक है, बाकी जो फ्रेंच और जो डच बोलने वाले थे उनके बीच में तनाव शुरू होने वाला था। खैर 1960 से 70 तक इनके बीच में एक बहुत थोड़ा सा तनाव शुरू हो गया, बट ये गृह युद्ध की संभावना बनी रही, लेकिन सिविल वॉर हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो बेल्जियम था उसने देख लिया था भाई श्रीलंका में क्या हो रहा है, तो उन्होंने अपने देश को बचाने के लिए उसने कुछ नियम कानून बनाए। आपको मैंने बता दी कि कैसे श्रीलंका में ये सब हुआ था, और देन उसके बाद मैंने बताया कि कैसे यही सिचुएशन सेम बेल्जियम में ही बनने वाली थी। लेकिन बेल्जियम निकला थोड़ा समझदार। इन्होंने क्या करा कि अपने यहाँ पे सिविल वॉर की सिचुएशन को देखा कि भाई यहाँ पे सिविल वॉर हो सकता है, तो इन्होंने संविधान में कुछ बदलाव कर दिए, कुछ चेंजेस कर दिए। और वो चेंजेस क्या थे, देखिए, डच और फ्रेंच भाषा में मंत्रियों की संख्या समान रहेगी, जो डच भाषी वो है और जो फ्रेंच भाषी है, जो डच बोलते हैं जो फ्रेंच बोलते हैं, बेल्जियम के पार्लियामेंट में दोनों की संख्या बराबर होगी। इससे फायदे क्या होगा कि जब भी कोई नियम कानून बनेगा, ठीक है, तो दोनों की सहमति से ही बनेगा। मतलब अगर एक की सहमति हो कि ना हो तो फिर नहीं बनेगा। ठीक है, इससे फायदा और ये भी होगा कि दोनों अगर किसी एक कानून को लेकर सहमत है, किसी बदलाव को लेकर अगर दोनों ही सहमत है, डच भी सहमत है और फ्रेंच वाले भी सहमत है, तो इससे फायदा ये होगा कि दोनों के बीच में जो तनाव है वो कम होने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है, तो दूसरा कोई भी विशेष कानून जैसे मैंने बताया तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक दोनों मंत्री एक मत ना हो। एक मत मतलब दोनों एक ही चीज पे वोट ना डालें। ठीक है, सरकार की शक्ति को दो भागों में बांट दिया गया, केंद्र सरकार की शक्ति और राज्य। अब देखिए, इससे पहले डच की जो गवर्नमेंट की जो सारी शक्ति थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी, यानी केंद्र सरकार के पास थी। जैसे हमारे यहाँ पे ना केंद्र सरकार बीजेपी की है, मतलब मोदी जी की है, और बाकी अलग अलग राज्य में सब अलग अलग गवर्नमेंट है। तो वहाँ पे पहले सारी की सारी शक्ति केंद्र सरकार के पास। बाद में क्या करा गया कि केंद्र सरकार से थोड़ी सी शक्ति लेके राज्य सरकार को दे दी गई, और ये कहा गया कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के कंट्रोल में नहीं है। हमारे यहाँ पे तो है जो राज्य सरकार होती है केंद्र सरकार के कंट्रोल में होती है, वहाँ पे बता दिया कि ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल में नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है मान लीजिए कि केंद्र में, यानी मान लीजिए सेंट्रल है, सेंट्रल पावर, केंद्र में जो है मान लो मैं मान लीजिए फ्रेंच है, ठीक है, और स्टेट में मान लो कोई स्टेट है जहाँ पे मान लो कोई डच भाषा बोलने वाले, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि फ्रेंच अगर मान लो सेंट्रल की पावर ज़्यादा, मतलब केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति होगी तो डच के ऊपर हुकूमत चलाए, ऐसा हो सकता है। तो इन्होंने कहा कि काम करते कि जो स्टेट है उसको केंद्र से अलग कर देते, पूरी तरह से नहीं, बहुत से मामलों में से अलग ही रखते हैं। ठीक है, तीसरा ये करा गया कि कहाँ चलिए, ठीक है, तो फ्रेंच भाषाई लोग और जो डच भाषाई लोग थे दोनों के प्रतिनिधित्व को स्वीकार। अब देखिए, फ्रेंच भाषाई लोग जो थे वो पहले केंद्र सरकार में थे, उन्होंने बोला ठीक है अगर आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हो और देश में अगर तनाव ना हो, सबको लिए इतना कुछ कर रहे, काम करते हैं, हम भी आपकी मदद कर देते हैं।
तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो डच भाषा के लोग हैं वो भी ब्रुसेल्स में आके वो भी केंद्र सरकार को ज्वाइन कर सकते हैं और दोनों का बराबर प्रतिनिधित्व रहेगा। ठीक है, और बाद में क्या करेगा कि नई सरकार बनाएगी जिसके सामुदायिक सरकार कहा जाता है। अब देखिए, एक वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट हो गई, एक हो गई वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और राज्य सरकार, एक हो गई केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, और तीसरी होगी सामुदायिक सरकार, यानी कह लो कम्युनिटी गवर्नमेंट। और सामुदायिक सरकार में क्या था, ये सरकार विशेष रूप से हर भाषा बोलने वालों की थी। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई फ्रेंच बोल रहा है, ठीक है, फ्रेंच वालों के लिए एक सामुदायिक सरकार हो गई, डच वालों के लिए एक सामुदायिक सरकार हो गई, और जर्मन बोलने के लिए एक सामुदायिक सरकार बना दी। इसको बनाने का लक्ष्य ये था कि अगर इन भाषा बोलने वाले लोग कोई चीज बदलाव करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो इस सामुदायिक सरकार से बदलाव करवा सकते हैं। तो इनका मुख्य रूप से काम ये है कि भाषा और संस्कृति को लेकर कोई भी फैसला लेना, यानी कोई भी चेंजेस वगैरह करवाना। ठीक है, तो ये सारी समझदारी जो था बेल्जियम ने अपनाई, और बेल्जियम ने जब ये समझदारी अपनाई तो वहां पे सिविल वॉर नहीं हुआ जैसे कि श्रीलंका में हो गया था।